यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट पे और मेरे साथ खड़े हुए हैं सरफराज हुसैन, जो करबला शाह मर्दा से जुड़े हुए हैं, लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और कहीं भी कोई भी ऐसा मामला आता है जहां हक की बात होती है, वहां सरफराज हुसैन साहब और उनकी पूरी टीम तैयार और खड़ी मिलती है। तो केस चल रहा है 123 जायदादों का, और अभी जो बंगाली मार्केट में जो दीवार ढाई गई है, ये मामला है क्या सारा, ये बताइए तफसील से मेरे व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि 123 प्रॉपर्टी का जो मामला है ये सन 1911 से चल रहा है। जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था, तब से ये मामला चल रहा है। एक तो इस बात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, इसके बगैर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि 123 प्रॉपर्टी का मामला है क्या। बंगाली मार्केट की जहाँ तक बात करते हैं, वो बंगाली मार्केट में जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गैर कानूनी कार्रवाई की गई है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि दिल्ली के मोमिनीन से जो मैंने वादा किया था 1 महीने पहले कि 123 प्रॉपर्टी की लड़ाई हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और इस 123 प्रॉपर्टी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। उसमें अल्लाह ताला की तरफ से हम पर यह करम हुआ कि हमने पहले स्टेप पर कामयाबी हासिल की है और हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से स्टे मिला है। 18 अगली तारीख हमारी 18 है, 18 अप्रैल। उसमें जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने बहुत ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और विश्व हिंदू परिषद के लिए और जो एजेंसीज इसमें काम करती हैं LNDO वगैरह, उनके लिए, और उनको हिदायत की है डायरेक्टली कि इसमें 123 में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ अब कि 123 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको जैसा बताया 1911 से ये मामला चल रहा है और इसमें 1940, 1945, 1940, 1945 एक हमारा मुआहदा हुआ था बरतानिया सरकार से। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हमें हैंडओवर करने के लिए कह दिया गया था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे जद की थथी, सैकड़ों साल से हमारी प्रॉपर्टी हैं और हम ही इसकी मिल्कियत का दावा कर सकते थे। हाँ, हमारे जद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी ये। लेकिन जब 1962 में पहली बार यहाँ पर वक्फ बोर्ड बना और दिल्ली वक्फ बोर्ड तश्कील दिया गया 1962 में, 1962 में, तो 1970 में पहली बार दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे करवाने में इन प्रॉपर्टियों की निशानदेही की गई, इनकी जानकारी हासिल की गई और इनके तमाम रिकॉर्ड्स दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपने पास रख लिए। उसके बाद मामला इस तरह हुआ कि जब 1970 में सर्वे हुआ तो 1970 के बाद 1974 में उस वक्त की सरकार ने एक बर्नी कमेटी बनाई। मिस्टर बर्नी थे, हमारे सांसद थे, उनके नाम पर एक बर्नी कमेटी बनी और उन्होंने 1976 में हमारे एक मंत्री जी थे जनाब HKL भगत साहब, उनकी सरबराही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई और उसने ये 126 प्रॉपर्टीज़ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हैंडओवर करने के लिए सिफारिश। उसके बाद 1984 में मीर नसरुल्लाह की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई और उसने इस सिफारिश को मानते हुए 123 प्रॉपर्टीज़ दिल्ली वक्फ बोर्ड के सुपुर्द करने के लिए सिफारिश की और 1984 में हुकूमत ने ये प्रॉपर्टीज दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने के लिए ऑर्डर पास कर दिया। यहीं पर 1984 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया। ये मुकदमा चलता रहा बहुत ही स्लोली। वक्फ बोर्ड में लोग आते रहे, जाते रहे, चेयरमैन बदलते रहे, ये सब कुछ नेचुरल है कि टाइम के साथ होता ही है। इसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट नाफिज हुआ, 1997 में वक्फ लीज रूल नाफिज, 95 में एडिशन इसमें अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद 2011 में अदालत में ने इस मुकदमे का निपटारा करते हुए इसको सरकार के पास वापस भेज दिया कि इसका सरकार ही कोई निपटारा करे, कोई सॉल्यूशन करे। उसके बाद देखिए, ये मैं जितना भी आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये सारा हिस्ट्री है ये इसकी। और 5/7/2021 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 1 मैन कमेटी की रिपोर्ट तलब की, जो सरकार ने 1 मैन कमेटी बनाई थी, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई। वो फिर इनमें आपस में चैलेंज होते रहे और इसके बाद 13/5/2022 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने फिर एक लेटर लिखा, उस पर भी जवाब नहीं मिला। ये एक इंटरनल डिपार्टमेंटल और दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला था। और 8 फरवरी 2023 को LNDO की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक लेटर मिलता है कि हमने इन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया है। उसके बाद 23 फरवरी 2023 को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी।
तो ये पूरी हिस्ट्री है 123 प्रॉपर्टी की। और जहां तक बंगाली मार्केट का सवाल आता है, जब कोई भी केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो किसी भी 123 प्रॉपर्टी में, वो भी इसी में आती है, 123 प्रॉपर्टी को कोई भी एजेंसी टच नहीं कर सकती जब तक केस चल रहा है। जब तक केस का कोई ऑर्डर नहीं हो जाता। और हाई कोर्ट ने यही चीज सामने भी रखी है। इसी चीज को सामने रखते हुए हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है 13 तारीख को, 13/4/2024 आज उस हाई कोर्ट ने हमें ये ऑर्डर पास किया है। तो ये तमाम हिस्ट्री इस तरह है। LNDO ने, या जो हमने वहाँ पर देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, दिल्ली पुलिस थी, उन्होंने किस बिहाफ पर ये डेमोलिशन किया है हमें नहीं मालूम। अभी इसकी पूरी जानकारी हम हासिल कर रहे हैं और बाकायदा इसके खिलाफ हम कोर्ट से रुजू करेंगे और जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी के साथ हक तलफी नहीं होने दी जाएगी। ये हमारा पहला और लास्ट मौक़िफ़ रहता है और इसमें हम कोई रद्दोबदल होने ही नहीं देंगे। अगर किसी एजेंसी से बिल इत्तेफाक किसी वजह से, हमें उसकी अभी गहराई का मालूम नहीं है, होती है कोई कमी तो उसको दूर किया जाएगा। जो 123 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% नहीं बल्कि 99% मुसलमानों को पता ही नहीं होगा कि ये केस क्या था और कहाँ से है। सरफराज हुसैन साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपकी समझ में सारा केस आ रहा होगा। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अंजुमन हैदरी की क्या रोल है? आप जहां तक अंजुमन हैदरी का सवाल है, इस वक्त आप लोगों को यहां रोशनी में आना बहुत जरूरी है कि अंजुमन हैदरी एक्टिव है ही नहीं। जो लोग अंजुमन हैदरी की तख्ती अपने गले में टांगे फिर रहे हैं, ये अंजुमन हैदरी पर काबिज हैं। ये अंजुमन हैदरी है ही नहीं। मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ कि जो लोग दरगाह पर काबिज हैं, जो गासिब माले इमाम है, ये अंजुमन हैदरी नहीं है। अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो 1954 से दरगाह को देखरेख करती थी। तो आप पहले तो इन दो चीज़ों को बिल्कुल अलग कर दीजिए कि अंजुमन हैदरी एक अलग चीज़ है और जो लोग ये काबिज हैं ये एक अलग चीज़ है। तो आपकी संस्था कौन सी? हमारी मैनेजमेंट कमेटी है जो 2021 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कॉन्स्टिट्यूट की है। वही मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा की देखरेख के लिए बनाई गई है। हालांकि अभी ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हमारे स्टेटस का मामला अभी पेंडिंग है। आज नहीं कल इसका फैसला आना ही है। 17 तारीख को अभी हमारी कोर्ट में डेट है, हाई कोर्ट में। इंशाअल्लाह रहमान उसमें हमें फतेहा भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग इस गलतफहमी में है कि अंजुमन हैदरी ने 1-2-3 की लड़ाई लड़ी है, दो बातें मैंने अलग कर दी हैं। अंजुमन हैदरी अलग है और जो लोग ये फाइट कर रहे हैं ये काबिज़ दरगाह हैं, ये गासिब माले इमाम हैं। इन लोगों ने यहाँ पर अपना ये मौक़िफ़ रखा है कि हमारा 1-2-3 से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ दरगाह की प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में हाजिर हुए हैं। हमारा 1-2-3 से कोई मामला नहीं है। जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि अंजुमन हैदरी या मैनेजमेंट कमेटी, ये दो अलग चीज़ें हैं। 1-2-3 प्रॉपर्टी दिल्ली में जो है वो तमाम मुसलमानों की यकसा प्रॉपर्टी है, तमाम मुसलमानों की इश्तराकी प्रॉपर्टी है। उसमें कोई मसलक नहीं है, कोई शिया सुन्नी नहीं है। सिर्फ एक बात है कि 1-2-3 प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और वो सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। आपका कहने का मतलब ये जो करबला में अभी जो काबिज हैं, आपके हिसाब से ये केस वो नहीं लड़ रहा है? नहीं, उनका बनता भी नहीं है ना। देखिए ये केस बिल्कुल सीधा सीधा दिल्ली वक्फ बोर्ड वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि हम इसके मुतवल्ली हैं। इनका यहाँ पर सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है। मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूँ। इनको पता है कि यहाँ पर इनका कोई लोकस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये साबित करना चाहते हैं कि हम अंजुमन हैदरी हैं, हम रजिस्टर्ड हैं और हम गजेटेड मुतवल्ली हैं बाय द वक्फ बोर्ड। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। इसको मैं डिफाइन पहले कर चुका हूं कि गजेटेड कौन होता है, रजिस्टर्ड कौन होता है, अंजुमन रजिस्टर्ड क्या है, ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि हम इसके गजेटेड मुतवल्ली हैं। जबकि आपको ये कानून मालूम होना चाहिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये राइट है कि वो किसी भी मुतवल्ली को रिमूव कर सकता है, किसी भी अंजुमन को रिमूव कर सकता है, कोई भी नई अंजुमन या नई कमेटी अपॉइंट कर सकता है। वक्फ बोर्ड की जो जगह पे बैठा हुआ है वो उसकी हो गई और उसके बाप की हो गई, ऐसे मामला चल रहा है। अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि जैसे मैं हूँ, वक्फ बोर्ड कहता है जी आपकी कमेटी को हम कह रहे हैं कि दूसरी जो कमेटी कोई भी है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, आपको अपॉइंट करते हैं, लेकिन वहाँ ये आता है कि वो लोग कोर्ट चले जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हिंदुस्तान का एक संविधान है, उसी संविधान के तहत दिल्ली वक्फ बोर्ड बना है, वक्फ एक्ट बना है, वक्फ एक्ट 1995 बना है। अगरचे दिल्ली वक्फ बोर्ड किसी भी कमेटी को सुपरसीड करता है, किसी भी कमेटी को हटाता है पुराना, तो उसके लिए एक पूरा
रास्ता होता है, कानूनी रास्ता होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी पुरानी कमेटी को किसी वजह से हटाया जाता है, बेवजह नहीं हटाया जाता है। पूरे एविडेंस होते हैं बाकायदा। सब कुछ एविडेंस होते हैं उनके करप्शन के खिलाफ, वो काबिज हैं, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, वो हिसाब नहीं दे रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड को 7% नहीं दे रहे हैं, उनके ऑडिट में चोरी है, उनकी मेंबरशिप में चोरी है, वो ज़बरदस्ती काबिज हैं। बाहर के लोग आकर दिल्ली में, जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, वो आकर दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टी को मुहाफिज बनने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी भी अंजुमन या सोसाइटी को या मुतवल्ली को रिमूव किया जाता है। ऐसे कोई नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो काबिज दरगाह होते हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टियों पर काबिज होते हैं, या गासिब माले इमाम होते हैं, या जो माले इमाम में डाका डाल रहे हैं वो लोग होते हैं, तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है फिर कि किसी भी तरह जो ऑर्डर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किया है उसके खिलाफ चले जाएं और हम यहाँ बैठे रह जाएं। 1 साल बाद हट जाएंगे, 2 साल बाद हट जाएंगे, फिलहाल हम बैठे रह जाएं। हालांकि एंड ऑफ एंड यही होता है कि कोर्ट भी उनके हक में कभी फैसला नहीं देता है। कोर्ट भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के हक में ही फैसला देता है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो कानूनी प्रतिक्रिया से चलता है। हम किसी भी एजेंसी के साथ या मुखालिफ नहीं है, हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम खराब सिस्टम के खिलाफ हैं, हम सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई लड़ते हैं। इसमें हमें किसी से भी फाइट करनी पड़े। यहाँ पर भी बंगाली मार्केट वाले मामले को अगर आप लेंगे, इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सीनियर एडवोकेट साहब हैं मेहरा सर, उन्होंने अभी मैंने उनका आर्गूमेंट सुना, बहुत ही स्टिक और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने आर्गूमेंट किया। उनके साथ सीनियर एडवोकेट साहब हैं वजी शफीक साहब, दिल्ली वक्फ बोर्ड के, ये केस फॉलो कर रहा है इस केस को। हाँ जी, हाँ जी, वजी शफीक साहब, उन्होंने बहुत ही सीधा सीधा मौक़िफ़ रखा है कोर्ट के सामने। हमारी तरफ से हमारे जो वकील साहब हैं जनाब हसन इस्फहानी साहब, उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे मौक़िफ़, हम बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर, हम उसको गोल गोल जलेबी और इमरती नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें सीधी बात कहने में बहुत आसानी है, कोर्ट को समझने में बहुत आसानी होगी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और इसको इन्होंने डेमोलिशन कर दिया है। जो कोर्ट ने फौरन हमारी बात को सुना और उस पर एक्शन भी लिया है। तो भाई हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी सीधी है कि हम अपनी 1, 2, 3 प्रॉपर्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान इसमें हम कामयाबी भी हासिल करें। तो गुफ्तगू हो रही थी सरफराज हुसैन साहब से, हम बार बार इनको कवर कर रहे हैं। करबला शाह मर्दा की ये पूरी फाइट लड़ना है, पूरी टीम इनकी फाइट लड़ रही है। जो नॉलेज है वो पूरी नॉलेज आपको है। आपने बताया जो वक्फी 123 जो प्रॉपर्टी है वो क्या मसला था, कब से चला, वो आपने सब देखा। वजह क्या है कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं हम स्टडी करके नहीं जाते, हम ये तो दिखाते हैं कि 123 प्रॉपर्टी है, हम ये नहीं दिखाते उसकी हिस्ट्री क्या है। उसकी पूरी हिस्ट्री बयान कर दी गई है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये कार्रवाई चल रही थी, उन तमाम कौम के कौवों से जो कौम का हज़ारों करोड़ रुपया डकार रहा है, कभी मदरसों के नाम पे, कभी चंदों के नाम पे। और जब कौम की बारी आती है, जब कौम पे कोई मुसीबत टूटती है और यही सारे कौवे उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो है, हमारे जो कायद हैं वो हम सही नहीं चुन रहे हैं, सही लोगों को हम साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ खड़े हुए हैं सरफराज हुसैन साहब। इनकी एक खासियत बता दूं, कोई चंदा नहीं करते, केस अपने बलबूते पे लड़ते हैं। शाह मर्दा करबला का जो केस है ये और इनकी पूरी टीम लड़ रही है, कोई चंदा नहीं लेती है। ये बिजनेसमैन है और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। हालांकि शिया कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब लड़ाई लड़ते हैं, जब मुस्लिम की बात आती है तो फ्रंट पे यही लोग खड़े मिलते हैं, फाइट करते हैं, अदालतों में जाते हैं। और आपने देखा पूरी तफसील बता दी गई है। 18 अप्रैल अब डेट पड़ी है। देखते हैं कि 18 अप्रैल में जज साहब क्या अपना फैसला सुनाते हैं, तारीख देते हैं, ये मामला कहाँ तक जाता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली हाई कोर्ट, न्यू दिल्ली।